नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए सीडीपी के अंतर्गत एक नए टॉपिक लेके आया हूँ। मनोवैज्ञानिक पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक नाम है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जिसे कहेंगे। यहाँ से आपको यूपी टेट में क्वेश्चंस 101% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं इससे पहले पियाजे, वाइगोस्की, इन सभी टॉपिक्स पर मैं बाकायदा कंप्लीट नोट्स आधारित वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो को, इस थ्योरी को आखिर तक पढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पेपर 1 और पेपर 2, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे 101%। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का कोई इशू हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है क्या, इसको देखते हैं। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति के नैतिक तर्क के विकास को बताता है। कहाँ? नैतिक तर्क के विकास को बताता है। उसके अपने तरीके हैं कोहलबर्ग ने, ये नैतिक तर्क किस तरीके से होता है इसके बारे में पूरा बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का विकास धीरे धीरे और निर्धारित क्रम में होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो ये नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है, तो ये नैतिकता का विकास धीरे धीरे होता है और एक निर्धारित क्रम में होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, नैतिक विकास के तीन अपने लेवल्स होते हैं और उसके 6 चरण, प्रत्येक लेवल के 2 चरण बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये तो 3 स्तर हो गए और 6 उसके चरण हो गए। ठीक है, हर स्तर और चरणों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। इनका जो सिद्धांत है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरित है, लेकिन कोहलबर्ग ने इसे नैतिक निर्णय लेने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि नैतिक विकास से संबंधित है इसलिए नैतिक निर्णय लेने के पर ज़्यादा केंद्रित किया है। बच्चा उच्च चरण पर तभी पहुंचता है जब उसके सोचने की क्षमता विकसित होती है। ये पॉइंट्स भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अब नैतिक विकास के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि नैतिक विकास ऐसा क्या है। तो नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच में अंतर करते हैं। अंतर कैसे होगा? दोनों के बीच में तर्क करने में संलग्न होते हैं। जब आप तर्क करते हैं वो तर्क सही हो, मतलब तर्कपूर्ण हो, तब वो आप बताते हो कि भाई ये सही है और ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही और गलत को अंतर कर पाना, तर्क रूप में अपने पॉइंट्स को प्रस्तुत कर पाना, यही है नैतिक विकास की बात। यह सिद्धांत इस पर केंद्रित है कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं। तो यह सिद्धांत किस पर टिका हुआ है कि भैया नैतिकता आती कैसे है और नैतिक तर्क उस पर कैसे मतलब देता है बच्चा, किन परिस्थितियों में नैतिक तर्क करता है और किन परिस्थितियों में नैतिक तर्क बदल जाता है। ये सभी पॉइंट्स पे इन्होंने डिस्कशन किया है, बाकायदा अच्छे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने एक बताया था। ठीक है, हम हर चीज़ यहाँ पे जानेंगे। कोहलबर्ग का मानना है कि मनुष्य का जो नैतिक विकास होता है वो क्रमिक अवस्थाओं से गुजरता है। मतलब मैंने आपसे बताया था कि नैतिक विकास क्रम होता है, तो स्टेजेस से गुजरता है, जहाँ व्यक्ति नैतिक दुविधाओं, मोरल डायलेमा, इसे कहते हैं नैतिक दुविधा का मतलब मोरल डायलेमा का सामना करते हुए अपनी सोच को विकसित करता है। डायलेमा का मतलब होता है, नैतिक दुविधा का मतलब होता है कि कई बार हम ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार हम ऐसी दुविधाओं में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, दोनों चीज़ें सही होती हैं और लेकिन हमें चुनाव किसी एक चीज़ का करना होता है। जैसे माता पिता में से किसी को चुनना पड़े प्रेम के स्वरूप में कि भाई आप माता पिता से सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? तो आप तो नैतिक दुविधा है, तो वो ही मोरल डायलेमा उसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सिद्धांत मुख्य रूप से हेंज डायलेमा, ठीक है, नामक एक काल्पनिक कहानी पर निर्धारित है। अब यहाँ पे हेंज डिलेमा या डायलेमा जो शब्द है ये किससे जुड़ा है? ये कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा, यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक काल्पनिक कहानी बताते हैं जिसमें एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुराने का निर्णय लेना होता है। तो भाई ये होता यह है
कि ये कहते हैं कि एक आदमी है और उसकी बीवी है, बीवी बीमार है, बीवी को चाहिए दवा, दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। वो दुकान के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, तो दुकानदार उसको जो है दवा देने से मना कर देता है। लेकिन चूंकि दुकानदार के पास वो दवा मौजूद है और अगर वो दवा उसको नहीं मिली तो उसकी बीवी मर जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या क्या जो है मतलब मतलब एक्शंस ले सकता है अपने जीवन में, चोरी कर सकता है, उसको मार सकता है, या जो है नियम कानून बदलने के लिए वो जो है बहुत बहुत सारी चीज़ होंगी, ठीक है। तो वही यही सारी कहानी को स्टेजेस से बारे में बताया गया कि 3 स्टेज में क्या क्या होगा, ठीक है। शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक विकास चर्चाओं, कहानियों और दुविधा उदाहरणों से कर सकते हैं। तो बच्चों में नैतिकता का विकास कैसे होता है, उन्हें चर्चाओं में शामिल किया जा सकता है, उनको जो है कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, उनको ऐसी जो है दुविधाओं में डालना जिससे नैतिक विकास हो, ठीक है। इस सिद्धांत में जो है नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए और 6 स्टेजेस बताई गई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अब यहाँ पे जो कि ये मोरल जो डेवलपमेंट स्टेजेस की बात हो रही है, तो पहला जो चरण है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। ध्यान रखिएगा, आपको अंग्रेजी के टर्म्स ज़रूर याद करने हैं। दूसरा चरण है जिसे पहला चरण है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और इसके अपने अपने स्टेज, ये 2 चरण हैं, ठीक है, 2 स्टेजेस हैं। तो अवॉइडिंग पनिशमेंट, यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए जो है वो नैतिकता की बात करता है। सेल्फ इंटरेस्ट, उसको बदले में क्या दिया जा रहा है। अच्छा बॉय, अच्छा लड़की एटीट्यूड रखता है कि बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए जो है वो नैतिकता के मानक को फॉलो करता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि भैया कानून बनाए गए हैं, कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, समाज में जो है किस तरीके से जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत जिसमें कहा जा रहा है, प्रिंसिपल जिसमें लिखा है, यूनिवर्सल जो है मोरल लॉज होते हैं कि मैं इसे बदल नहीं सकता। जैसे गांधी जी ने कहा कि हिंसा करना जो है गलत है ना, हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ठीक है। एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरे गाल पे भी जो है आप कर दो। तो इस तरीके के जो थॉट्स होते हैं ना, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, स्टेज 6 में आते हैं, ठीक है। हम सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब आ जाता है नैतिक विकास के चरण की बात करते हैं। तो देखिए कोहलबर्ग में मैंने 3 जो है आपको स्तर बताए थे और 2 उसके चरण बताए थे। अब यहाँ पे देखिए पूर्व परंपरागत नैतिकता जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक नैतिकता जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, इसको नोट्स के रूप में लिख लीजिए। अब आ जाते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर जो है होता क्या है, तो इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। अब ये नैतिकता की जो है ये सबसे प्रारंभिक अवधि मानी जाती है। इसकी अवधि लगभग जो है 4 से 9 वर्ष की आयु तक चलती है। ध्यान रखिएगा, एजेस जो है डिफरेंसेस आगे छोटा मोटा बढ़ता रहता है, जैसे 3 से 8 हो सकता है ना, 3 से 7 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसकी आयु जो है 4 से 9 वर्ष मानी जाती है। आप इतना याद रखोगे तो उसके नियर अबाउट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस चरण में होता क्या है, तो इस चरण में बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। तो नैतिकता नहीं होती तो बच्चा नैतिक जो है नियमों को डर और इनाम और स्वार्थ की वजह से मानता है। जब नैतिकता होगी नहीं तो वो नैतिकता की बातें इसलिए करेगा क्योंकि उसको डर है कि मम्मी मारेगी, उसको डर है कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो जो है मुझे इनाम नहीं मिलेगा, मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी, है ना। तो स्वार्थ है यहाँ पे। 3 चीज़ें याद रखिएगा। इस चरण में बच्चों को नैतिकता कहाँ से मिलती, जब नैतिकता होगी ही नहीं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा 4 से 9 वर्ष का बच्चा, 3 से 7 वर्ष 8 वर्ष का बच्चा में नैतिकता नहीं होती है, वो मिलती है बाहर से। माता पिता उसको जो है सिखाते हैं कि बेटा गलत बात होती है, अच्छाई और अच्छी बातें और जो है बुरी बातें के बीच में डिफरेंस करना सिखाते हैं, है ना, ताकि धीरे धीरे बच्चा उन चीज़ों को समझे और बच्चा उन्हीं का पालन भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो नैतिकता बाहर से मिलती है, नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, मतलब नैतिकता होती ही नहीं है। बच्चे दूसरों के अधिकार और नैतिक संहिता को स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैं अगर अपने बच्चों से कहूँ कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, इसके बदले ये मिलेगा, उसके बदले वो मिलेगा, ऐसा, तो यहाँ पे बच्चा जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। नैतिक संहिता मतलब होता है कि जो मेरे नैतिक नियम हैं, नैतिक कोड हैं, मोरल कोड्स होते हैं, उसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अपना कुछ सोचता नहीं है बच्चा इस उम्र में। अब यहाँ पे जो स्टेजेस इसके बताए गए, ये तो मूल सार हो गया। अब यहाँ पे जो इसके 2 स्टेजेस बताए गए वो उसको याद रखना। दंड तथा आज्ञा पालन, ओबीडियंट एंड पनिशमेंट जो है पहला स्टेज है। अब ओबीडियंट और आज्ञा पालन में होता क्या है
कि इस चरण में बच्चा जो भी करने की कोशिश करता है उसका मूल लक्ष्य ही होता है दंड से बचना। यहाँ पर मूल लक्ष्य है उसका दंड से बचना, कि मैंने अगर ये बात नहीं मानी तो मुझे पड़ेगी मार। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा स्वयं को परेशानियों से बचाने का प्रयास करता है। यदि कोई कार्य जो है दंड की ओर ले जाता है, कोई ऐसा हरकत वो कर रहा है जिसको पता चलता है कि भाई इसके बाद मुझे मार पड़ेगी, तो कोई कार्य उसके लिए वो बुरा होगा। यदि पुरस्कार की ओर ले जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये कार्य उसके लिए अच्छा है। आज्ञा पालन का भाव जो है किस पर आधारित है? दंड का पर आधारित है। मतलब दंड न मिले इसलिए वो आपको जो है आपकी बातों को मान लेता, आज्ञा पालन करता है। ठीक है, माता पिता के प्रति आदर जो है प्रेम दिखा करके वो दंड से बचने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेंज डायलेमा वाली जो स्टोरी बताई गई थी, हम बच्चे के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब बच्चा कह सकता है आपसे कि भाई दवा तो उसको चुरानी नहीं चाहिए, हेंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों नहीं चुरानी चाहिए? क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी। मतलब दंड से बचने के लिए वो मना कर रहा है कि नहीं चुरानी चाहिए, जेल भेज देगी। भले ही यहाँ फोकस नैतिक मूल्य पर नहीं है, यहाँ पे सजा पर फोकस है। मतलब यहाँ पे बच्चा कह रहा है एक उदाहरण के तौर पे कि भाई तुम्हें दवा नहीं चुरानी चाहिए, अगर तुमने दवा चुराई तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस भी पकड़ लेगी तो तुम्हें सजा देगी। तो यहाँ पे नैतिक मूल्य पर टिका नहीं है पूरा फोकस, की नैतिक मूल्य तर्क और इस चीज़ पे नहीं टिका, इसमें बस टिका है कि सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, इसलिए वो चाहे भले ही बीवी मर जाए उसकी, लेकिन उसको दवा फिर भी नहीं चुरानी है क्योंकि उसे पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ पे बात समझ गए? दंड से बचना इसका मूल जो है जो नजर आता है। ठीक है, अब आ जाता है स्टेज जो है बी, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाद और विनियमन। अब एक्सचेंज एंड पर्सनल जो है रिवॉर्ड कह सकते हैं, ओरिएंटेशन हो सकता है, अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नाम आप अच्छे से याद कर लेना, म्यूचुअल एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड। तो पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन अगर आप याद रखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं। व्यक्तिवाद एवं विनियमन ये सब शब्द याद रखना। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ज़्यादा ध्यान देता है बच्चा, अपने दृष्टिकोण पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बच्चा यहाँ पे हो चुका है स्वार्थी, नियमों को तभी मानता है जब उसे उसके फायदे की बात हो। यहाँ पे अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है। इस चरण में बच्चा जो है नैतिकता का सौदा करता है। किस चीज़ का सौदा करता है? नैतिकता का सौदा करता है। बच्चे को एक्सचेंज में क्या मिला? जैसे किसी कार्य के बदले उसे टॉफ़ी या चॉकलेट मिल जाना। अब यहाँ पे देखिए हम उदाहरण जो हेंज डायलेमा का उदाहरण के संदर्भ में देखें तो व्यक्ति या कह लीजिए बच्चा कह सकता है कि हेंज जो है दवा चुरा सकता है अगर उसे लगता है कि सज़ा कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। यहाँ पे फ़ायदे की बात हो रही है ना, अगर उसे लग रहा है कि सज़ा यार कम ही है पर मेरी बीवी बच जाएगी और इसमें फ़ायदा बहुत बड़ा है तो मुझे दवा चुरा लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ़ायदे में क्या मिल रहा है इस पर जो है टिका हुआ है। जैसे लोग जो है घूस नहीं लेते, लेकिन अगर बहुत बड़ी रकम मिल जाए तो ले लेते हैं। कहते नहीं है कि हर व्यक्ति की जो है एक रकम होती है बिकने की, तो कुछ लोग जो है 10,000 पाँच 10 रुपये में बिक जाते हैं, नियत गिरा लेते हैं। कुछ लोग 10,000 में बिकते हैं, कुछ लोग 10 लाख में, कुछ 10 करोड़ में, कुछ जो है 100 करोड़ में बिकते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे आप मान सकते हैं इस उदाहरण को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दूसरा आ जाता है चरण, जिसे कहते हैं पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये स्टेज, वहाँ पे तो 3 से 9 वर्ष है, 4 से 9 वर्ष बताई गई है। यहाँ पे 10 से 14 वर्ष ये अवस्था होती है, किशोरावस्था में होती है। वहाँ पे बच्चा बाल्यावस्था में है अभी, ध्यान रखिएगा वहाँ पे स्टेज जो है वो बाल्यावस्था की स्टेज है पहले वाले में। अब यहाँ पे बच्चा किशोरावस्था में आ चुका है 10 से 14 वर्ष के, ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है व्यक्ति या बच्चा कह लीजिए या व्यक्ति क्या है, समाज के नियमों और दूसरों की स्वीकृति पर ज़्यादा ध्यान देता है, पारंपरिक नियमों पे चलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नियमों पे चलने वाला बच्चा है, दूसरों की स्वीकृति पर ध्यान देता है, सही गलत में अंतर करने के लिए सामाजिक मानदंड और बाहरी अपेक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। दूसरे लोग या बड़े लोग जैसा जैसा नैतिक व्यवहार करते हैं वैसा ही बच्चा देख करके उन्हें उनको देख करके करने की कोशिश करता है, सही गलत का चिंतन भी करता है। यदि अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरों का भी ध्यान रखना, जैसे चॉकलेट बांट करके खाना। यहाँ पे समझ गए? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके 2 स्टेजेस क्या हैं। तो अच्छे व्यवहार, मैंने गुड बॉय और गुड गर्ल वाला जो है एग्जाम्पल दिया था। तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बात कर सकते हैं। तो इस चरण में क्या होता है, स्टेज 1 में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की
के रूप में संदर्भित किया गया है इस चरण को। व्यक्ति ये सोचता है कि उससे दूसरों की प्रशंसा जो है मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा आचरण इसलिए किया जाता है ताकि लोग उसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की समझें। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सीटेट हो या यूपीटेट हो। वहाँ से मैंने जो है इन ऑप्शंस को यहाँ पर रखा है, थोड़ी बड़ा जो है फेरबदल करके। तो यहाँ पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं कि हेंज डिलेमा में बच्चा कह सकता है कि हेंज दवा चुराए क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसे बहुत प्यार करती है और अच्छा पति ऐसा ही करता है। चोरी गलत है क्योंकि लोग उसे बुरा मानेंगे। अब यहाँ पे अच्छा पति के संदर्भ में बात किया, अब यहाँ अच्छे व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहा है कि भाई अगर चोरी कर लिया तो चोरी गलत होती है, लोग उसे कहेंगे कि ये तो बुरा आदमी है, चोर उचक्का टाइप का है, बताइए इसने चोरी की। तो यहाँ दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, ठीक है। अब कानून और व्यवस्था अभिविन्यास जो है क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जो संरक्षित करने योग्य हैं। तो यहाँ पे कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करता है। इस चरण में बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं। यहाँ पे बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो जो भी नियम बनाए गए समाज में, कानून बनाया गया है जो भी है ना, उसके प्रति जो है जवाबदेह भी होते हैं। जो गलत है वो गलत है, जैसे चोरी करना गलत है तो गलत है। हेंज को दवा नहीं चुरानी है क्योंकि चोरी जो है कानून के खिलाफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आखिरी अवस्था आ जाती है, उत्तर परंपरागत अवस्था, स्टेज कह सकते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसे कहेंगे। अब यहाँ पे पहले स्टेज में हमने आपको बताया था कि नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। तो इस स्टेज में बच्चा जो है बड़ा मेच्योर हो चुका होता है, तर्क करने लगता होता है, मूर्त और अमूर्त रूप से सोचने लगता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस स्तर पर व्यक्ति जो है, बच्चा या स्वयं नैतिक सिद्धांत बनाता है और उनका पालन भी करता है। स्वयं नैतिक सिद्धांत बनाता है और उनका पालन करता है। नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों, न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित होती है। व्यक्ति जो है कानून से ऊपर उठकर सोचता है और अगर कानून अन्यायी है तो उसे चुनौती देता है। व्यक्ति अपने समाज के दृष्टिकोण से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चुनौती शब्द जो है मतलब अगर कानून गलत है तो उसको चुनौती देगा, ठीक है। यहाँ समाज के दृष्टिकोण से ऊपर चला जाता है। इस चरण में आकर व्यक्ति सभी व्यक्तियों के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करता है। यहाँ व्यक्ति अपनी नैतिक सोच विकसित करता है। यहाँ नैतिकता का उच्चतम स्तर होता है। यहाँ पे नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। आंतरिक कारण मतलब उसके अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये काम नहीं करना है, गलत है, ठीक है। तो आंतरिक कारण का मतलब यही हुआ है, ठीक है। तो आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। अब यहाँ पे जो स्टेजेस बताए गए हैं, तो ये है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए बने हैं, परंतु यदि उन्हें नियम अन्यायपूर्ण लगता है तो उसे बदला जा सकता है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में क्या होता है, अगर नियम को बदलने की जरूरत है तो उसे बदल दिया जाएगा। नैतिक मानवाधिकारों और सामाजिक कल्याण पर आधारित होती है। इस चरण में बच्चा ऐसे नियमों को खारिज करने का प्रयास करता है जो सामाजिक रूप से गलत है। हेंज को दवा चुरा लेना चाहिए क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से ऊपर है। कानून बदलते रहते हैं, कानून बदलने चाहिए अगर वह अन्यायी हो। अगर ऐसे कानून होने चाहिए कि भाई अगर कोई दवा नहीं दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में चोरी कर भी लिया तो वो भी छोड़ देना चाहिए, गलत नहीं है, ठीक है। तो वही कानून बदलने चाहिए अगर वह अन्यायी हैं। अब नेक्स्ट आखिरी स्टेज है जो छठवां स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल है, उच्चतम अवस्था माना जाता है। व्यक्ति का आचरण सत्य, न्याय, समानता और मानवाधिकारों जैसे उच्च नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब यह सिद्धांत के लिए कानून और समाज की निंदा की परवाह नहीं करता। वो ऐसा नहीं करता कि अरे मैं इसको जो है अगर मैं कहूँगा, आज का देश, अभी आप देख रहे हैं कि कॉकरोच जो है जनता पार्टी मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसमें न्यायपालिका ने जो है आज के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं, कानून और समाज की निंदा की परवाह नहीं करते, वो लोग निंदा कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पे ही आता है। जैसे महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ सत्याग्रह किए,
तो ये छठे स्तर का उदाहरण है। ठीक है, इस चरण में बच्चा सबका भला देता है और अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों का भला करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किस स्तर पे आता है, लास्ट वाला सार्वभौमिक जो है यूनिवर्सल वाले में। ठीक है, इस चरण में बच्चे ऐसे नियमों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि जो सही है वो सही है। ऐसा नहीं है कि जैसे चोरी करना गलत होता है ना, किसी के पैसे चुराना गलत है। ठीक है, लोगों की मदद करना है, ये शाश्वत सत्य है कि हाँ लोगों की मदद करनी चाहिए, चोट लगे तो उसकी मदद करनी चाहिए जितना हो सके। यह अवस्था जो है बच्चों की कॉन्साइंस की ओर अग्रसर होती है, अंतःकरण की ओर अग्रसर होती है। हिंज दवा चुराए क्योंकि जीवन बचाना सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। भले कानून कुछ भी कहे, विवेक से निर्णय ले और जो है दवा के संदर्भ में जो भी हो सकता है वो जरूर से जरूर करें, यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बताएं कि देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आता है कि भैया इन्होंने पढ़ा तो दिया नैतिक विकास, तो इनकी आलोचना भी हुई। तो इनकी आलोचना किस आधार पे हुई, तो एक तो पहले आधार है जेंडर बायस्ड, इन्हें जो है लिंग पक्षपात जो है माना। भाई कैरोल गिलिगन ने, अब ये नाम आपको याद रखना है, कैरोल गिलिगन, किसने, कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह सिद्धांत पुरुष केंद्रित है और महिलाओं की नैतिक सोच को नजरअंदाज किया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है महिलाओं को न देकर के पुरुषों को रखा। और हम सभी जानते हैं कि पुरुषों की जो नैतिकता की सोच होती है, तर्क होती है, वो अलग होती है और महिलाओं की तर्क अपनी अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है सांस्कृतिक पक्ष, जिसे कहते हैं जेंडर बायस्ड, कल्चरल बायस्ड सॉरी। तो ये सिद्धांत जो है पश्चिमी समाज के प्रति अधिक उपयुक्त है, सभी संस्कृतियों के समान रूप से लागू नहीं होता है। भाई पश्चिम समाज अमेरिका में जो है जो मतलब नैतिकता की बात हो रही है, वो यहाँ भारत में, एशिया में जो है नहीं हो सकता, अफ्रीका में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उसी बात करते हैं, सांस्कृतिक जो है संस्कृति जो है पक्षपात माना जाता है। कोहलबर्ग ने संस्कृति के जो है पहलुओं को महत्वपूर्ण नहीं दिया है। ठीक है, नैतिक व्यवहार बनाम नैतिक सोच। अब कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक सोच पर केंद्रित है, यानी व्यक्ति क्या सही है इस बारे में कैसे सोचता है। व्यक्ति का नैतिक तर्क हमेशा उसके वास्तविक जो है नैतिक व्यवहार को नहीं दर्शाता है। अब यहाँ पे कुछ शब्दावलियां जो प्रयोग होती हैं अक्सर एग्जाम में, जैसे कि नैतिकता क्या है, तो भाई नैतिकता किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में व्यवहार करने के तरीके को परिभाषित करती है, वो किस तरीके का व्यवहार करता है उसी को परिभाषित करती है। नैतिकता की अवधारणा एक समाज की संस्कृति और धर्म पर आधारित तो होती है। हिंज दुविधा क्या है, तो भैया एक पत्नी है जो कि बीमार है, उसको दवा नहीं खरीद पा रहा उसका हस्बैंड, तो क्या उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं, ये कहानी मैंने आपको बता दिया है। उत्तरों के पीछे की सोच जो है तर्क रीजनिंग को नैतिक स्तर माना गया है, ना कि हाँ या नहीं को। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस स्टेज में चुरानी चाहिए कि नहीं चुरानी चाहिए, और कोई कह देगा हाँ चुरा लेनी चाहिए, ऐसे मत बताओ चुरा लेनी चाहिए, इस पर तर्क दो हो, उसके अपने तुम्हारा क्या रीजनिंग है इसके बारे में बताओ, फिर हम समझेंगे कि चुरानी चाहिए कि नहीं चुरानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है अगला पॉइंट है नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा। अब ये क्या होता है कि ऐसी स्थिति जहां निर्णय के लिए दो या अधिक जो है नैतिक सिद्धांतों का टकराव होता है। माता पिता में सबसे ज़्यादा आप किसे पसंद करते हैं, दो फेवरेट टॉफ़ियों में से कौन सी टॉफ़ी आपको ज़्यादा पसंद आई, वही आपको उठानी है, लेकिन चूंकि बच्चा तो सब पसंद करता है। ये बात है यहाँ पे। प्रश्न दिया गया है कि अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसे चोरी की तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी जेल में। यहाँ पे दुविधा है कि भाई अगर बीवी मर जाएगी, नहीं तो उधर जेल में चला जाऊंगा, दोनों रूपों में मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी बीवी को। ठीक है, नैतिक तर्कणा जिसे कहते हैं मोरल जो है रीजनिंग, इसमें क्या होता है किसी कार्य को सही और गलत बताने के लिए सामान्य सिद्धांतों पर तर्क करना होता है। ठीक है, जिसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया और अपना जो है उस पर तर्क दिया कि भाई मैं अगर चोरी नहीं करता तो मेरी बीवी मर जाती, तो ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट्स का जो है उल्लंघन होता, क्योंकि भाई सबको जो है सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है, उसी के संदर्भ में इस तरीके से बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नैतिकता पूरा जो है खत्म हो गया है, कोहलबर्ग का सिद्धांत खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कोहलबर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको पता है कि नैतिक विकास मुख्य रूप से जो है
संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, जब जब बच्चा जो है बड़ा होगा तो उसका संज्ञान बेहतर होगा और उसी से जो है वो नैतिक विकास, नैतिक तर्क कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार स्तर हैं कितने? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 6 जो है स्टेजेस बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में से इसे किस? अब प्रोत्साहन की मांग कर रहा है कि मुझे प्रोत्साहन राशि दो, मतलब मुझे कुछ काम करूंगा लेकिन मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेज हो रहा है ना। तो यहाँ पे स्टेज है चरण 1, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाद और विनियमन, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती है? तो किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित होती है? तो वह है पश्चात परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 4 का आंसर है सी। माफ कीजिएगा, बाहरी नैतिकता बाहरी कारणों से निर्धारित हो रही, मतलब नैतिकता बच्चे के अंदर है ही नहीं, जो मिल रहा है उसको बाहर से मिल रहा है। तो ये प्री कन्वेंशनल लेवल हो गया, मतलब यहाँ पे पहला स्टेज हो गया, पूर्व परंपरागत स्तर कहेंगे इसे। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें, ये कर दें, मैं आपके लिए वो दूसरा वाला काम कर दूंगा। ये बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस जो है अवस्था के अंतर्गत आता है? तो आप मेरे लिए ये करें, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा। तो ये संबंध है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ठीक है, ताकि उसे लोग कहें ये बहुत गुड बॉय, ये गुड गर्ल हो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। बाकी मैंने सभी पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास इंकित करता है कहाँ पे? तो ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की है, ये है परंपरागत नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा, 6 का सी, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये भी एक नया पॉइंट। यदि कोई नियम समाज के लिए हित में नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। तो यह कथन कोहलबर्ग के किस स्तर की ओर संकेत करता है? तो अगर समाज के लिए सही नहीं है तो उसे बदल देना चाहिए, और ये संबंधित है पोस्ट उत्तर पारंपरिक स्तर से। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, सार्वभौमिक, एक तो नैतिकता होती है, ये 5वां जो है चरण जिसे कह सकते हैं सामाजिक अनुबंध कह सकते हैं, सामाजिक, और दूसरा जो है यहाँ पे सार्वभौमिक। अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है भाई, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक निर्णय लेने से संबंधित है। उन्होंने अपने अध्ययन में हिंज दुविधा का प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है, और ये इसकी सही नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरा इसमें बताया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए सही होगा, 8वें का ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन है, हिंज दुविधा का उपयोग करने वाले कोहलबर्ग के मूल शोध में निम्नलिखित में से किस पहलू का मूल्यांकन करने पर सबसे अधिक जोर दिया है? तो व्यक्ति द्वारा चुना गया अंतिम निर्णय, इस पर जोर दिया गया है, या फिर निर्णय के पीछे तर्क? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निर्णय जो भी लिया गया हो उसके पीछे तर्क क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून को इसलिए तोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो इसे अन्यायपूर्ण मानते हैं, जैसे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके, नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, मतलब नमक बनाना मतलब कोई फैक्ट्री नहीं खोली, वहाँ गए, दांडी मार्च किया और उसके बाद वहाँ पे सांकेतिक रूप से जो है नमक बनाने का कार्य किया। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोलने का प्रयास कर रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी कानून को इसलिए तोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो इसे अन्यायपूर्ण मानता है और उसे व्यक्तिगत विवेक के खिलाफ है, उसके व्यक्तिगत,
भले ही उसके लिए उसे सजा मिलने का जोखिम हो, तो कोहलबर्ग के किस जो है नैतिक उच्चतम नैतिक चरण का प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे 10वें का जो आंसर है वो है चरण 6। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 6 होगा, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक नैतिकता। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत कर देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को। तो किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो आंसर हो गया प्रथागत। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट, प्रथागत को क्या कहेंगे? कन्वेंशनल लेवल, मतलब ये दूसरा चरण है। कोहलबर्ग ने किस नैतिक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है? तो जैसा मैंने पहले बताया था, पियाजे के सिद्धांत के इनका जो है नज़दीक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? तो बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन के संदर्भ में यहाँ पे जो है क्या यूज़ हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रयोग विधि। और यहाँ पे आंसर हो गया तुरंत ऑप्शन डी लगा देंगे, ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास है। बिल्कुल सही है। जब तक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, वो नैतिक विकास में तर्क नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। संज्ञानात्मक विकास जितना अधिक होगा, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही जो है अच्छी होगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करवा रहा है। 15वां क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन द्वारा प्रस्तावित लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की प्राथमिक आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे प्राथमिक आलोचना क्या है? 15वें की मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो है इन्होंने पक्षपाती है, जेंडर बायस्ड है, कल्चरल बायस्ड हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपको देखना है। तो यहाँ पे तर्क दिया कि यह सिद्धांत पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती है क्योंकि इसमें देखभाल की अपेक्षा न्याय पर अधिक जोर दिया है। ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। अब यहाँ 16वां क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में, प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही और गलत के बारे में अगर कोई निर्णय लेने की हो तो उसे नैतिक तर्क कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो यहाँ पे बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है कैसे? भाई, विकास करने के लिए धार्मिक मुद्दों में महत्व दे करके, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। 18 है, कैरोल गिलिगन द्वारा कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? यहाँ पे दूसरा आधार दिया गया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 18वें का आंसर होगा सांस्कृतिक जो है पक्ष के रूप में पक्षपाती थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। महाभारत के पात्र, अब देखिए क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड हो गया होगा। महाभारत के पात्र गुरु द्रोणाचार्य जो अपने शिष्य अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह रखते थे, इसलिए फिर भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने का अपना धर्म निभाया, उनकी नैतिक स्थिति को कोहलबर्ग के किस चरण में अच्छे ढंग से रखा जा सकता है? तो यहाँ पे अच्छा संबंध होने के बाद भी उन्होंने वही किया जो धर्म कहता है उसका। ठीक है, क्योंकि धर्म क्या कह रहा था कि जो क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य जो थे वो हस्तिनापुर के राजगुरु, मतलब एक तरीके से सेनापति थे और राजा धृतराष्ट्र से जो है वेतन प्राप्त करते थे, भाई जो कौरवों के पिता थे, इसलिए उनकी तरफ से लड़ा। जैसे कटप्पा वाली कहानी आप समझ लो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है चौथा चरण है, कानून और व्यवस्था के संदर्भ में। ऑप्शन यहाँ पे सी देंगे। व्यक्तिवाद यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं होगा, यहाँ पे कानून और व्यवस्था ही आएगा ऑप्शन का सही आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन जो है चरणों का अनुसरण करते हैं?
तो 20 का आंसर देखिए क्या होगा, ये है ऑप्शन ए, आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण और वैयक्तिकता और विनियमन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी आंसर होगा। ठीक है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता में व्यक्ति का आचरण जो है सत्य, न्याय, समानता पर आधारित होता है। कारण दिया गया यह नैतिक विकास का सबसे उच्चतम स्तर है। 21 का है यहाँ पे, दोनों ही कथन सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। कोहलबर्ग के किस अवस्था में बच्चों की सोच अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है? तो आंसर यहाँ पे देखिए 22वें का है, ऑप्शन यहाँ पे उत्तर परंपरागत स्तर, नैतिक स्तर। ठीक है, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे इनर मोरल जो है सेंस आ जाता है। यहाँ पे नैतिकता सिद्धांत जो है अंतरात्मा की आवाज से जो है सुनी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। यूनिक क्वेश्चन था। तो कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने ये पूरा कंप्लीट टॉपिक करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।